हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सबको पता है कि एलआईसी डबल ए की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और जो भी एस्पिरेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक गुड न्यूज़ है उनके लिए। ठीक है। तो जैसे अभी क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स आपके लाइन अप है, जैसे एसबीआई पीओ हुआ, फिर उसके बाद अभी एसबीआई क्लर्क है, फिर अभी एनआई एसीएल डबल ए हुआ, फिर उसके बाद अभी ये एलआईसी आ गया, फिर आईबीपीएस क्लर्क भी आ चुका है। तो एक जो भी एस्पिरेंट्स अभी इसके बाद आईबीपीएस पीओ आएगा, फिर आरआरबी आएगा। तो बहुत अच्छे लाइन ऑफ एग्जाम्स हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बस ये कहना है कि अभी एग्जाम्स बहुत सारे होने वाले हैं। तो बिल्कुल फोकस एकदम अपनी स्टडीज पे रखना है और फोकस एकदम अपना डाइवर्ट नहीं होने देना है। ठीक है। तो ये जो है 350 टोटल वैकेंसीज आई हुई है ऑल ओवर इंडिया में। ये कम नहीं है, मतलब अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट की है तो उस हिसाब से ये वैकेंसी सफिशिएंट है। आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट एंड क्लोज डेट है वो है 16 से स्टार्ट होगा और वो 8 तक होगा। ठीक है। तो आपको इसके बीच में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और मेरे हिसाब से आपको लास्ट डेट का तो नहीं वेट करना चाहिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए लास्ट डे कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो किसी अपनी गलती की वजह से एग्जाम छूट जाए तो वो एक बहुत बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है। तो उसको अवॉइड करना है। ठीक। तो अब क्या है, उसके बाद जो ये लिखा गया है कि जो एडमिट कार्ड होंगे वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के हो, 7 दिन पहले आएंगे एग्जाम के। ठीक है। और जो प्रीलिम्स की डेट यहाँ टेंटेटिव है 3 अक्टूबर और मेंस की डेट है 8 नवंबर। ठीक। बाकी यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया गया है कि एज मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। मतलब द कैंडिडेट मस्ट बॉर्न ऑन और लेटर 2 अगस्त 1995 एंड ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2004। एंड जो ये दोनों डेट्स हैं, ये डेट्स भी इंक्लूसिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर 1 अगस्त 2004 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है। बाकी ये कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, तो ये आप लोग देख लेंगे एक बार। बाकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बोला बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको, और बैचलर डिग्री आपके पास उस डेट तक होनी चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन के लिए कैंडिडेट्स शुड इंश्योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड education qualification mentioned in the advertisement. No equivalent educational qualification shall be considered as eligible by LIC of India. ठीक है। The educational qualification mentioned should be from the University or Government of India and the results shall have been declared on or before 1 August 2025। मतलब देखिए, आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा उस पे ये डेट के बाद की अगर डेट होगी तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए बहुत लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उनका भी रिजल्ट आया नहीं होगा, तो अगर आपका 1 अगस्त 2025 के बाद रिजल्ट आया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए क्या है कि आप पूरा एग्जाम पास करें इतना टफ, उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे जाकर डीवी के टाइम पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो पहले नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। बाकी देखिए यहाँ पे जो आपकी पे स्केल की बात होगी, तो पे तो ऑब्वियसली डबल ए की पोस्ट है, तो इसमें हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ मिलता भी है। तो खैर पे तो सबको पता है कि चाहिए, एक रेपुटेड जॉब है, ग्रेड ए की जॉब है, तो अब इसमें क्या ही बात करें। लेकिन देखिए यहाँ पे देखो, जो बेसिक पे है वो 88,000 से स्टार्ट होगा विथ फर्दर इंक्रीमेंट्स। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे HRA, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस एटसेट्रा जो भी मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज 1,26,000 पर मंथ क्लास ए सिटी में आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, LTC है, कैश मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप मेडिक्लेम है। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, मोर देन इनफ है। और उसके साथ रेपुटेशन, मतलब आज के टाइम में एक ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब मिलना और गवर्नमेंट जॉब मिलना अपने आप सोसाइटी में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपको पता है कि LIC अब बैंक्स की तरह नहीं, LIC में जो वर्किंग डे है वो मंडे टू फ्राइडे का हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि इस पे कोई स्टे है या कोई डिसीजन पेंडिंग है, नो।
वर्किंग डे आपका मंडे टू फ्राइडे ही होने वाला है, ठीक है। सर्विस कंडीशंस है यहाँ पे कुछ कि देखिए, जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कहीं भी हो सकती है इंडिया में, ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन जो वैकेंसीज जनरेट हुई है मुफस्सिल ब्रांचेस ऑफ एलआईसी, मुफस्सिल ब्रांचेस का मतलब ये है कि जो वैकेंसीज आई हुई हैं, जो ये वैकेंसीज आई वो मुफस्सिल ब्रांचेस मतलब रूरल एरियाज की वैकेंसीज मिला के ये वैकेंसीज जनरेट हुई है। तो आप अपनी पोस्टिंग मतलब मेनली रूरल एरियाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स इन ऑफिशियल ब्रांचेस आउटसाइड देयर होम जोन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। खैर ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, आप क्या कर सकते हैं। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसकी तो अपनी अलग ही पॉलिसीज है, उसमें तो हम कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ठीक है, बाकी आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा इसमें। और मान लीजिए अगर प्रोबेशन पीरियड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको 2 इयर्स तक एक्सटेंड कर देगा, बट जनरल केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर बॉन्ड की बात है तो आपसे 5 लाख का एक बॉन्ड लिया जाएगा, और इसमें सर्विस कंडीशन आई थिंक 4 साल की है, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स। मतलब 4 साल आपको सर्व करना होगा, और 4 साल के पहले अगर आपकी कोई इससे भी अच्छी जॉब लग जाती है, आप किसी रीजन से छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 5 लाख एलआईसी को पे करना होगा, ठीक है। बाकी देखिए, जो फी है वो 700 प्लस जीएसटी होगा सारे कैंडिडेट्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए उनका होगा 85 रुपीज प्लस जीएसटी, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर लेंगे, वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, सिलेक्शन में हमारे 3 सेक्शंस होंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जैसा कि कोई भी ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम होता है, ठीक है। चेंजेस यहाँ पे क्या है, देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम जैसे बाकी सारे एग्जाम होते हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। अब क्या है, प्रीलिम्स का जो हमारा स्कोर बनता है वो आउट ऑफ 100 बनता है, लेकिन एलआईसी में ऐसा नहीं है। जो हमारा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आएगा वो आउट ऑफ 70 आएगा, मतलब इंग्लिश हमारा क्वालिफाइंग, और इंग्लिश का क्वालिफाइंग मार्क्स भी हमें दिया हुआ है 10 मार्क्स। मतलब इंग्लिश में अगर हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद हम करें ना करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, बात ये है कि अटेम्प्ट तो हम पूरा करेंगे, 30 क्वेश्चन है सारा अटेम्प्ट, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है कौन सा गलत है, हम कहाँ जाके 10 नंबर अचीव करेंगे। तो बात ये है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब ये बस क्वालिफाइंग है, और इसमें अगर मेरे 10 नंबर आ गए तो मैं क्वालिफाई कर गया। अब चाहे मेरे 11 आए चाहे 29 आए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। बाकी देखिए, रीजनिंग और मैथ का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 18 मार्क्स है, मतलब मिनिमम आपको इतना लाना ही है, ठीक। उसके बाद अगर आपका इतना आ जाता है, फिर उसके बाद कट ऑफ एक डिसाइड होगी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और फिर उस हिसाब से बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जाम। 1:20 का रेशियो होने वाला है प्रीलिम से मेंस एग्जाम के लिए, ठीक। अब देखिए, जो मेंस एग्जाम का पैटर्न होगा वो 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 25 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक। उसके बाद एक ये लाइन है, नो नेगेटिव मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी है, प्रीलिम्स में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। और मेंस का भी वही हाल है, 300 क्वेश्चन है तो आपको 300 के 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए, जो मेंस एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, रीजनिंग का सेक्शन होगा, जीए का सेक्शन होगा, डीआई का सेक्शन होगा, इंश्योरेंस का सेक्शन होगा। मतलब जनरल अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेक्शन होगा, इंग्लिश इसमें नहीं है। तो इंग्लिश कहाँ है, इंग्लिश आ जाएगी हमारी डिस्क्रिप्टिव में, जो बिल्कुल प्रीलिम्स की तरह क्वालिफाइंग है, ठीक है। मतलब आप इन मोटा मोटी समझ लीजिए कि LIC डबल एओ में आपको इंग्लिश बस क्वालिफाइंग चाहिए, आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स प्लस मेंस क्वालिफाई कर ले, इसका स्कोर में 1% का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई पैटर्न की बात, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग ईटीसी। अब देखिए, जो रीजनिंग है 30 सवाल आएंगे, 90 नंबर के होंगे, मिनिमम 45 नंबर तो आपको लेके आने हैं, मतलब 50% तो क्वालिफाइंग है, उससे नीचे तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। 30 क्वेश्चन 90 नंबर 40 मिनट, ठीक है। फिर जीए 30 क्वेश्चन 60 नंबर 20 मिनट, डीआई 30 क्वेश्चन 90 नंबर 40 मिनट,
इंश्योरेंस से बने 30 क्वेश्चन, 60 नंबर, 20 मिनट, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा और 30 मिनट का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द मेंस एग्जाम। आपका ये पूरा मार्क्स पहले कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप इसमें पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तब डिस्क्रिप्टिव का इवैल्यूएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये मेंस की बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ बोल्ड में करके लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं। द मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड इन ईच सेक्शन इज मेंशन्ड सेपरेटली अबव। ठीक है, सेपरेटली मार्क्स मेंशन्ड है, कितना मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए सारे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स इन द टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब इसके बाद कुछ और कहा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंसीडर फॉर स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कमिटी। ठीक है, ये वही से बाकी गाइडलाइंस, बेंचमार्क्स, कैसे कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए, those candidates who use scribe shall be eligible for compensatory times of 20 minutes for every hour। ये तो बाकी सारी गाइडलाइंस वही हैं जो बेसिक एग्जाम में होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, डिसेबल के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसकी भी उसके लिए। तो ये सारी गाइडलाइंस है, वो आप देख लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी फिर फेज 3 आ जाता है इंटरव्यू। ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू का 60 होगा और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व ओबीसी के लिए 50% और बाकी कैटेगरी के लिए 27 मार्क्स होगा। ठीक है, 60 नंबर में मिनिमम 30 नंबर ले आने हैं तब आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जो मेन से बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम्स होंगे, मतलब मेन से इंटरव्यू में 1:3 का रेशियो होगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट टोटल मार्क्स इन मेंस एग्जाम, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस मार्क्स के और इंटरव्यू के मार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनेगी। प्री तो ऐड होता नहीं है, तो एज यूजुअल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको मेरिट ऑर्डर में, मतलब उनको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपने पीजी भी करी हुई है ग्रेजुएशन के साथ तो इस एग्जाम में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ सिमिलरिटी इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों का सेम नंबर है, मार्क्स मान लीजिए आउट ऑफ 100 बनते हैं 60, 60 कैटेगरी भी सेम है, तब उस केस में इनके बीच में डिफरेंशिएशन मेरिट ऑर्डर में कैसे किया जाएगा। तो जो सीनियर होगा एज में उसको हायर प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए ये 24 साल का है, ये 24 साल 1 महीने का है, तो भाई साहब को मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन एलआईसी ने और भी क्लियर कर दी, एलआईसी विल नॉट बी बाउंड टू टेक ऑल द कैंडिडेट्स विद सिमिलर मार्क्स, इट विल ओनली टेक कैंडिडेट्स एज पर वैकेंसी नोटिफाइड। अब मान लीजिए मेरे पास 100 वैकेंसी है, मैंने और मेरे पास जो 100 और 101st बच्चा है, दोनों के मार्क्स सेम है, 90-90, तब उस केस में क्या होगा, भाई मैं इसको ले लूंगा, इसको छोड़ दूंगा। ये मुझे किस मतलब एलआईसी इस चीज के लिए बाउंड नहीं है कि भाई अगले 3 बच्चों का 90-90 नंबर नंबर है, तब मैं 100 की जगह 103 बच्चों का सिलेक्शन कर लूँ। नहीं, एलआईसी ने बोल दिया मुझे जितना लेना है मैं वही लूंगा। फिर आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी एंटाइटल्ड फॉर रिम्बर्समेंट फॉर सेकंड क्लास ऑर्डिनरी टू रेलवे बस फेयर। मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको स्लीपर क्लास की टिकट रिम्बर्स हो जाएगी या सेकंड क्लास बस का फेयर रिम्बर्स हो जाएगा। देयर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट नॉट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेन लिस्ट। Where marks obtained in mains plus marks obtained in interview is considered merit listing candidate subject to minimum marks in both the in examination। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब मेडिकल टेस्ट, प्री एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग वगैरह है। बाकी ये कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा एग्जाम के टाइम पे, टाइम आपको लगेगा। बाकी अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें डिस्कस करने के लिए। मेन यही था, बाकी ये सब गाइडलाइंस है, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो ये फॉर्म फिल करते टाइम आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे जो भी आप लोग के डाउट्स या वो होंगे। बाकी ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही था जो मेन हाइलाइट्स थी। टोटल 350 वैकेंसीज है जिसमें से 9 वैकेंसीज बैकलॉग की हैं, तो अच्छी बात है, बैकलॉग भी इंक्लूड हो गया तो वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो टोटल 350 वैकेंसीज है। डेट हमें पता चल गई 8 ऑफ सितंबर तक हमें फॉर्म फिल कर लेना है। फिर 3 ऑफ अक्टूबर को हमारा होपफुली प्रीलिम्स हो जाएगा और 8 ऑफ नवंबर को मेंस होगा। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच करनी है ताकि सिलेक्शन ले लेना है।
बाकी एक अच्छी बात है, जिन बच्चों की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो एक और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंग्लिश का इस पेपर में कोई वेटेज नहीं है, निल वेटेज है बिल्कुल। और इस पेपर की एक और अच्छी बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? तो ये भी इस पेपर का एक प्लस पॉइंट है, प्लस जिन्होंने पीजी कर रखा है, उनके लिए भी वेटेज है इस एग्ज़ाम में। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और एक बहुत बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़ेशन में एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? तो बिल्कुल नेग्लिजेंस को अवॉइड करना है और प्रिपरेशन पे फ़ोकस्ड रहना है, ठीक है? बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप लोग से एक गुज़ारिश है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, ठीक है? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच।